हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ का जलवा पे। तो गाइस कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्लास +2 हमारा चैप्टर चल रहा था डिटर्मिनेट, और डिटर्मिनेट की एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और सॉल्यूशन से पहले एक चीज करना बहुत ही जरूरी है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट। मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशल लेक्चर है किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट के ऊपर। तो इसके अंदर 8 से 9 प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेट की। तो सबसे पहले एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको बारीकी से करवाऊंगा। एंड गाइज मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये प्रॉपर्टीज आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ गई ना, तो भैया एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन तो एकदम चुटकियों में कर दोगे आप। और काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप। जिस भी बोर्ड के, जैसे मतलब अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 4 नंबर का, हरियाणा बोर्ड में भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग क्वेश्चन आता है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस एक्सरसाइज में से 101% आपका क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट। एक एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, साथ के साथ आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगी कि ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, विद एग्जांपल करवाऊंगा एक से एक करके। एंड दूसरी यार कि अभी मेरे कॉलेजेस भी लग रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल्स वगैरह है, एग्जाम भी है आगे, तो इसलिए क्या रहता है कि एक आध बार मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी से। लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है ना। और बच्चे बोलते हैं कि सर आप लाइव सेशन क्यों नहीं ले रहे हैं अभी। तो लाइव में ये रहता है कि यार लाइव का टाइम हमें फिक्स करना पड़ता है ना, जैसे हम सुबह 9 बजे लाइव रहते हैं, लेकिन उस टाइम मेरे को कॉलेज भी जाना रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की स्टडी चलती रहेगी और साथ के साथ मेरी भी स्टडी चलती रहेगी, तो हम दोनों का फायदा है। क्लास आपको मिलेगी और क्लास मैं भी मेरा पढ़ लूंगा यार, ठीक है। तो 9 बजे डेली आपके इस YouTube चैनल पे वीडियो आपको मिलेगी ही मिलेगी 100%। ओके, तो मैं रात को रिकॉर्ड कर लूंगा टाइम निकाल के, जैसे भी है। प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेट की। तो गाइस स्पेशल ये जो है मैं सिर्फ प्रॉपर्टी पे ये क्लास लगा रहा हूं, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी अगर क्लियर होगी तो एक्सरसाइज 4.2 अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन हम करेंगे इसके। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेट निकालना है ना, तो अगर आप उस डिटर्मिनेट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सीधा सा कहने का मतलब यह है कि अगर आप ए का डिटर्मिनेट निकालो या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट निकालो, दोनों आपके इक्वल रहते हैं, दोनों आपके इक्वल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक डिटर्मिनेट आपके पास 1 2 3 4। इसका जो डिटर्मिनेट है मेरे बच्चे, इस ए का जो डिटर्मिनेट है, इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे क्या आएगा, 4 - 6 मतलब -2 आया। लेकिन ये कहता है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, ये क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को, तब भी आपका जो डिटर्मिनेट है मेरे बच्चे क्या आएगा, सेम आएगा, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि ए का डिटर्मिनेट निकालो या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट निकालो, दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कोई भी डाउट अगर आए तो कमेंट में आप डाउट कर दीजिएगा। एक तो लाइव चैट का ऑप्शन आता है, एक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये जो वीडियो मैं पहले बता रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना। इसके कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी प्रॉपर्टी में, हर प्रॉपर्टी का नंबर लगाऊंगा, किसी प्रॉपर्टी में डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में उसको आपका क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है गाइस हमारी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, पढ़ लो, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपका। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेट इज चेंज्ड। इसका कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 2 रो को आपस में इंटरचेंज करने हैं मेरे बच्चे, देख लीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे एक
मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1 2 3 1 -1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है, ठीक है। पहले मैं सिंपली इसका क्या निकालता हूं, डिटर्मिनेंट निकालता हूं, इसका सिंपल डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं मेरे बच्चे, क्या आएगा 1 × में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -1, इसके साथ करोगे 0, तो -1 -0, ठीक है। फिर माइनस में 2 × में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ करेंगे 0, तो 1 -0। फिर प्लस में 3 × में ये रो गया ये कॉलम गया, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 0, 0 -0। यहां आएगा अंदर प्रोडक्ट करेंगे -1, यहां अंदर प्रोडक्ट करेंगे -2, तो ये क्या है -3। मतलब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास बच्चे क्या आ गया -3 आ गया। लेकिन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, क्या कर दे इंटरचेंज का मतलब है कि मान लेते हैं कि इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास ए डैश डैश, ट्रांसपोज मत समझ लेना, ठीक है मेरे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं इंटरचेंज की, ठीक है ना, इंटरचेंज की बात कर रहा हूं, ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहा हूं। इंटरचेंज करने के बाद मतलब आपस में जो फर्स्ट रो है ना उसको आप सेकंड रो लिख दो और जो सेकंड रो है उसको आप फर्स्ट रो लिख दो। 1 -1 0 उसको मैं फर्स्ट रो बना देता हूं, 1 2 3 इसको मैं सेकंड रो बना देता हूं और थर्ड रो एज इट इज। याद रखना सिर्फ दो रो, कोई भी दो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। हो सकता है R1 और R3 को इंटरचेंज कर लो, आप यहां लिख लो कि मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं R2 के साथ, ऐसे ऑपरेशन में जैसे मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया था, है ना। तो मैंने क्या किया, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद अगर आप डिटर्मिनेंट इसका निकाल के देख लो मेरे बच्चे, इसका डिटर्मिनेंट +3 आएगा। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था -3, तो दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा तो मैग्नीट्यूड में तो सेम ही आएगा। आप देख लो मैग्नीट्यूड ये 3 है और ये भी 3, लेकिन साइन उसका अपोजिट आएगा। ये अगर माइनस का है तो ये +3 आएगा। आप निकाल के देख लो अपनी कॉपी पे, क्लियर। ऐसे ही अगर आप कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू का साइन है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रहेगी उसका जो साइन है वही चेंज होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना मेरे बच्चे। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की। देखिएगा बहुत ही बारीकी से ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, रीजन यही है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी क्लियर होगी ना तो फिर एक्सरसाइज में तो कोई दम ही नहीं है यार। हमें कोई रोक सकता है एक्सरसाइज करने से, हैं? किसी में है इतना दम? चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, जरा देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है। इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का मतलब ये है प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि अगर कोई भी दो रो या मैं कह सकता हूं कोई भी दो कॉलम किसके, डिटर्मिनेंट्स के, आर आइडेंटिकल। क्या मेरे बच्चे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 आएगी। निकाल के देख लेना। प्रॉपर्टी या डिटर्मिनेंट की इसका मतलब 100%। हमेशा यहां देखो R1 और R2 सेम है, एकदम कॉपी है, कोई भी मतलब उसमें चेंज नहीं है। 1 1 1 1 1 1। और यहां देखो C1 और C2 दोनों सेम है, तो मतलब ये कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। याद रखना 2 वर्ड यूज किया है, कोई भी दो रो या दो कॉलम। अगर ऐसा हो ना कि तीनों सेम है तब 0 नहीं है, तब निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्लियर मेरी बात? अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, कोई भी रो कोई भी दो, ठीक है,
तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा आपका 0 आएगा मेरे बच्चे। क्लियर ये बात? प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी क्लियर है एकदम अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं और धमाकेदार प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बढ़िया मेरे बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये देख कहता है कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम, ए वर्ड यूज कर लिया मतलब एक की बात कर रहा है, ए रो का मतलब एक रो की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब ये रहता है इसका कि प्रॉपर्टी नंबर हमारी ये 4 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है। हाँ, ये कहता है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली क्या है, -2। अब ये कहता है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। R2 को मैंने रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो A बना वो क्या बना, 1 2, ये आएगा 9 और ये आएगा 12। इसकी वैल्यू निकालते हैं जरा, ये क्या आएगा 12 माइनस में 18 तो क्या आया -6। जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, रो को मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो वैल्यूज होगी ना डिटर्मिनेंट की वो भी 3 गुना आ जाएगी। देखो 3 से मल्टीप्लाई रो 2 को किया है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी देखो -2 का 3 गुना कितना होगी, -6। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट का उसका k टाइम हो जाती है, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर मैं 5 से मेरे बच्चे मल्टीप्लाई कर देता हूं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, अगर आप क्या करो, इसको एज इट इज रखो, R1 को आप जो है ना R1 1 2 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां आएगा 5 और यहां आएगा 10। तो आंसर अपना क्या आना चाहिए, अगर मैं R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से तो सर जो A का डिटर्मिनेंट आया था उसका भी 5 गुना आना चाहिए, मतलब -10 आंसर आना चाहिए। अगर R1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का भी 5 गुना हो जाएगा। देख लो निकाल के मेरे बच्चे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 20 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 30, तो देख लो भैया -10 ही आया है। क्लियर? प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, कॉलम से मल्टीप्लाई करो या रो से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एक नई डिटर्मिनेंट बनेगी उसका डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट का 5 गुना आ जाएगा। क्लियर? चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 से करो, चाहे 7 से करो, किसी मर्जी से कर लो यार, है ना, आपकी मर्जी है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। ठीक है, अब आते हैं फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5 में, if each element of a row or a column of a determinate is expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 determinate or more determinate। सिंपल है एक बात यार, इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भी रो, चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो चाहे वो 2x2 की हो, अगर कोई भी रो या कॉलम, कोई भी रो, ये कॉलम फर्स्ट ये कॉलम सेकंड, ये हमारा रो 1 हो गई और ये रो 2 हो गई। अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम दो टर्म का सम है, देखो C1 जो है ईच एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, पूरी की पूरी कॉलम 2 ही एलिमेंट है, C1 के अंदर 2 ही एलिमेंट है और दोनों के दोनों एलिमेंट 2 टर्म का सम है। तो ये कहता है कि आप जो है ना उसको दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। कैसे? पहले डिटर्मिनेंट आप लिख लो x और y, पहले में लिख लो x और y, C2 एज इट इज रहेगा क्योंकि C2 तो भैया सिंगल ही है पहले से, है ना। फिर दूसरे में लिख दो 5 और 3 और C2 एज इट इज।
क्लियर मेरी बात, सिंपल है। मतलब ये इकट्ठे हैं मेरे भाई, इनको अलग अलग लिखना है। C2 तो पहले से बेचारा सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। जो डबल होके बैठे हैं ना उनको सिंगल सिंगल बना दो। क्लियर, जो पहले से डबल है उनको क्या कर दो, सिंगल बना दो, और जो सिंगल है वो तो पहले से बेचारा सिंगल बैठा है ना। क्लियर, सिंपल। अब ये तो मैंने लिखा है कॉलम का, मैं आपको रो का एग्जांपल लेकर भी बता देता हूं। ये हमारी 5 नंबर प्रॉपर्टी थी। जैसे ये नहीं है कि आप ये सिर्फ 2x2 में लगेगा, 3x3 में भी हो सकता है। जैसे देखो x+1, x+2 और x+3 है ना। ये आया 4, ये 5, ये 6, ये आया 7, ये 8 और ये 9। आपने देखा कि ईच एलिमेंट ऑफ रो 1 कैसे लिखा हुआ है, इन द टर्म ऑफ सम ऑफ 2 टर्म। हर एलिमेंट, रो 1 का हर एलिमेंट जो है वो 2 टर्म की सम में लिखा हुआ है ना। तो सिर्फ R1 का लिखा हुआ है, R2 और R3 आपका क्या रह जाएगा मेरे बच्चे, एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि वो पहले से सिंगल है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको अलग अलग कर दो। पहले में आपको फर्स्ट एलिमेंट लिख देना है x x x, और दूसरे में लिख देना है 1 2 3, दूसरे में लिख देना है 1 2 3। देख लो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो भी वही आएगा। अगर आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड करोगे तो डिटर्मिनेंट हमेशा सेम ही आएगा, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरी बात आती है बच्चे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 की। जो हमने रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किए थे वही है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, ध्यान से मैं पढ़ देता हूं यहां से प्रॉपर्टी नंबर 6। ये कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनअल्टरनेट if each element of any row or column be added some multiple of k, ठीक है, corresponding element of another row and row। देखो ये कहता है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्या सिंपल सी है, मतलब ऑपरेशन अगर ऑपरेट करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है, और यहाँ मैं मान लेता हूँ अपना p मान लेता हूँ। ठीक है, ये कहता है ये R1 हो गई और ये R2 हो गई, ये कहता है C1 और ये C2। ठीक है, ये कहता है कि अगर मैं R1 पे ऑपरेट करूं कि R1 प्लस में R2, मतलब क्या कर देता हूं कि R1 पे ऑपरेशन ऑपरेट कर देता हूं कि R1 में है ना R1 और R2 का सम करके लिख देता हूं। मतलब R1 में नीचे वाली जो रो है ना उसको ऐड कर देता हूं। तो R1 में मतलब x प्लस में z, y प्लस में p। याद रखना मैंने R1 में ऐड किया, R1 में क्या ऐड किया है, R1 में R2 को ऐड किया है, कर दिया। तो R2 तो एज इट इज ही रहेगी ना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तो R1 में ऐड किया है। और ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको कि आप क्या ऐड कर रहे हो, किस में ऐड कर रहे हो, तो ये चीज बनेगी। अब एक नई चीज बन गई, नई डिटर्मिनेंट बन गई। तो ये कहता है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप ऐड करो, चाहे आप माइनस करो, चाहे आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि R1 में ऐड कर दो, क्या R1 प्लस में R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे क्या करना है, R1 में ऐड करना है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो x में ऐड हो जाएगा 3z। R1 में याद रखना हर एलिमेंट को करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और R2 तो आपका एज इट इज रहेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर मेरी बात। ऑपरेशन ऑपरेट करने पर, किसी दूसरी रो का यूज करने पर, किसी दूसरी रो का स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर, माइनस करने पर, दूसरी रो का यूज कर रहे हैं हम, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, हम दूसरी रो का यूज कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर एज इट इज रहता है। क्लियर सभी का। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। ये तो एक्स वाई जेड का एग्जांपल हो गया, है ना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें सीख के जाना है मेरे बच्चे, हमें सीख के जाना है, तभी तो फायदा होगा आपका एग्जाम में।
अब जिसको जल्दबाजी है वो तो भैया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा एक्सरसाइज करने के लिए आया है तो एक्सरसाइज तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। लेकिन ये मान के चलो कि जब नींव ही मजबूत नहीं होगी मकान की, तो फिर मकान की उम्र कितनी होगी, है ना। आप सभी को पता है कि जब घर बनाते हैं ना तो जितना पैसा मकान पे नहीं लगता उतना पैसा आपका नीम पे रख जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मकान 100 साल 200 साल 300 साल की तक हिले भी मत, है ना। तो नीम मजबूत है तो भैया ये तो मकान है, मकान अपने आप मजबूत बनेगा। ये नीम है और ये मकान है। जड़ मजबूत है तो फिर दरखत भी नहीं गिरता यार। अब जिसकी जड़ ही मजबूत नहीं है तो वो थोड़ी सी हवा चली गिर जाएगा। चलो सर आपने ये तो XYZ लेकर हमें समझाया, थोड़ा सा नंबर्स लेकर हमें समझा दीजिए ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो मेरे बच्चे नंबर ले लेते हैं। ये ले ला 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट आएगा -2, आप सभी को पता है ना। अब मैं क्या कर देता हूं, याद रखना ये ऑपरेशन आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो और रो पे भी। मैं क्या कर देता हूं, R1 पे ऑपरेट कर देता हूं कि R1 प्लस में R2। R1 में क्या कर देता हूं, R1 और R2 को ऐड करके लिख देता हूं। तो 1 प्लस में 3 कितना आएगा 4, 2 प्लस में 4 कितना आएगा 6, और हमने R1 पे ऑपरेट किया है तो R2 आपका एज इट इज रहेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो मेरे बच्चे। 4 × 4 इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हुई, वैल्यू सेम ही रहेगी। देख लो मैंने डिटर्मिनेंट में देख लो, इन दोनों को ऐड किया है, R1 में क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया सेम। अब दूसरा और देख लो कि मैं क्या कर देता हूं, अब R2 पे कर लो। सर जी आप R1 ही R1 ले रहे हो तो R2 भी ले लो, R2 ले लेते हैं कि R2 पे ऑपरेट करते हैं कि R2 में है ना, मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं R1 का डबल। देख लेते हैं कोई वैल्यू चेंज आती है या नहीं। मेरे हिसाब से तो -2 ही आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि सर R2 ये रहा सर, और R1 का डबल माइनस करना है, तो 3 में से माइनस करना है सर R1 का डबल, मतलब पहला एलिमेंट सर 1 आएगा। याद रखना R2 पे लिख रहे हैं तो R2 का एलिमेंट। सर नेक्स्ट ये 4 है सर, 4 में से माइनस करना है, ऊपर क्या है इसके 2 का डबल, तो सर यहां तो 0 आएगा। याद रखना हर एलिमेंट पे R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इसके ऊपर वाला लेके चलना है R1, तो R2 में से माइनस करना है इसका डबल R1 का, R2 में से माइनस करना है R1 का डबल, है ना। तो R2 पे चेंज आएगा, R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 एज इट इज। अब देख लो डिटर्मिनेंट निकाल के, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -2 आया। कोई भी ऑपरेशन यूज कर लिया हमने, 2 ऑपरेशन लगा लिए, इसका मतलब वैल्यू तो भैया सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि अगर हम किसी रो में दूसरी रो को ऐड करते हैं, किसी रो में दूसरी रो को माइनस करते हैं, या किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या माइनस करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन्स सेम, ऑलवेज रिमेन्स सेम। देख लो क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 6, बढ़िया टाइम लगाया मैंने यार प्रॉपर्टीज पे, ऐसे ही मत आप लोग देख लो। मेरे एग्जाम चल रहे हैं फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूं, तो आप बस लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक कर देते हो ना, मजा आ जाता है, बस असल मेहनत पूरी हो जाती है जब आप लोग लाइक कर देते हैं तब, ठीक है। अब फिर मेरे बात आती है मेरे पास बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 की। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिएगा कि अगर a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप उसको लिख सकते हो a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। मतलब अगर कोई कितने भी मैट्रिक्स हो, चाहे आपके पास 2 मैट्रिक्स, चाहे 3 मैट्रिक्स, चाहे 4 मैट्रिक्स, सभी का प्रोडक्ट करके अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लो, अलग अलग इनकी डिटर्मिनेंट निकाल के प्रोडक्ट कर सकते हो, ये आपके इक्वल आएंगे। एक बात बताओ यार, 4 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करोगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, कितना बड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि ए का अलग से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, बी का अलग से, सी का अलग से, डी का अलग से, और उन चारों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी है भाई, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, क्लियर। और इसमें एक पॉइंट, एक प्रॉपर्टी और 8 नंबर प्रॉपर्टी,
ये प्रॉपर्टी है वैसे तो आप देख लीजिएगा कि अगर a इंटू बी का डिटर्मिनेट जीरो है, अगर a इंटू बी का डिटर्मिनेट जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट आइदर a का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू जीरो और b का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू जीरो। या तो a का डिटर्मिनेट जीरो आएगा या b का डिटर्मिनेट जीरो आएगा। सिंपल है, क्योंकि a इंटू बी का होल डिटर्मिनेट है, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और दो टर्म की प्रोडक्ट अगर जीरो होती है तो या तो ये जीरो होता है और या ये जीरो होता है। याद रखना ये चीज डिटर्मिनेट के लिए, ये ठीक है ना, डिटर्मिनेट के लिए कि अगर a इंटू बी का होल डिटर्मिनेट जीरो है देन या तो a इज इक्वल टू a का डिटर्मिनेट जीरो होगा या b का डिटर्मिनेट आपका जीरो होगा। क्लियर? तो ये रूल हम लोगों ने पढ़ दिया मेरे बच्चे, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी आप लोगों को मैंने बता दिए इसके साथ के साथ कि हाँ ये एलिमेंट्री ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि डिटर्मिनेट पे कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगते हैं, ठीक है। तो हाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे थे। पहला वही कि आप दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, ठीक है। इसलिए मैं आई और जे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम, सेम ये कॉलम पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। आपस में दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरचेंज करते टाइम याद रखना कि डिटर्मिनेंट का साइन भी चेंज होता है। सेकंड कि अगर हम किसी भी रो पे दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था, ठीक है। किसी भी रो को आप दूसरी रो में ऐड कर स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये सेम चीज कॉलम पे अप्लाई होती है और सेम ही चीज आपकी रो पे अप्लाई होती है ना मेरे बच्चे। देख लेती है, मैं बाकी बुक के अंदर और कोई प्रॉपर्टी इसने दी नहीं, यही प्रॉपर्टी इसने दी हुई है, ठीक है। ओके क्लियर कि अगर हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन ऑपरेट होता है, इस टाइप से ऑपरेशन हमने लिखने होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए। और वैसे मैट्रिक्स चैप्टर में भी मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो, एलिमेंट्री ऑपरेशंस करवाए थे, वैसे ही इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, हाँ जी बिल्कुल हो गई सर जी सारी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताई थी वो प्रॉपर्टी, इसमें मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। इसमें 9 नंबर प्रॉपर्टी दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर A जो है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, एंड K बी द स्केलर, K जो है ना कोई भी स्केलर है, K कोई भी स्केलर है, देन K इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट है वो K की पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, ठीक है, 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है मेरे बच्चे, तो आप क्या करो, इस 5 को इस डिटर्मिनेंट से बाहर लिख सकते हैं और फिर अकेले ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी ये कहती है कि 5 जब बाहर आएगा ना तो सीधा 5 नहीं आएगा, 5 की पावर n मतलब ए का ऑर्डर n बाहर आएगा। अगर ए जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है और मैं आपको कहता हूं कि 4a की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, तो 4 मतलब 4 की पावर 3 इंटू में a का डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू आएगी। एक तो 4a निकालना हो, अब ऐसा सर आप ये तो हम 4a निकाल के भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं सर, है ना। लेकिन मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि अगर क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कहता हूं कि a का जो डिटर्मिनेंट है वो 3 है और a का जो ऑर्डर है वो आपका 2x2 है, देन ये बताओ 3a का डिटर्मिनेंट कितना आएगा। अब यहां 3a कहां से निकालोगे, a तो दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ a का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ए तो सर दिया ही नहीं हुआ, ए इसने बोला कि 2x2 ऑर्डर का है, ए का डिटर्मिनेंट दे दिया और 3a का डिटर्मिनेंट हमसे पूछ लिया। तो क्या करेंगे,
इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि सर आपने बताया था कि जब 3 को डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आएंगे तो 3 की पावर क्या आएगा, a का ऑर्डर, 3 की पावर 2 इंटू में का डिटर्मिनेंट सर जी, तो ये 9 इंटू a का डिटर्मिनेंट हमें 3 दिया हुआ है, तो 27 हमारा आंसर है, आ गया 27 हमारा आंसर है, आ गया। ये तो हमारा हो गया क्लियर सर जी एकदम अच्छे से, ठीक है एकदम। तो ये सारी प्रॉपर्टी नंबर 1 ट्रांसपोज इक्वल रहता है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि 2 रो या 2 कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कि 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई प्रॉपर्टी नंबर 4, कौन सी थी प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर 2 टर्म का सम हो या कॉलम का सम हो, को ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम, तो उनको आप अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी थी कि आप दूसरी रो को ऐड कर दो, माइनस कर दो, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी थी कि अगर a इंटू बी का डिटर्मिनेंट 0 है तो या तो a का डिटर्मिनेंट 0 होगा या b का डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। और अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी पड़ी थी। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी पड़ी थी, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना गाइस। और इसके एक्सरसाइज को क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज की मतलब नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। तो ये 9 बजे आपको डेली से यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलेगी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की, है ना। डेली मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊं, डेली के डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। अगर एक आध बार अगर बीच में अपलोड नहीं होता है तो प्लीज़ यार आप लोग समझ जाना कि या तो मेरा एग्जाम है या मैं कॉलेज में कहीं गया हुआ हूँ या बीएड है, मतलब प्रैक्टिस चल रही है। मैं बीएड कर रहा हूँ तो बीएड के एग्जाम्स भी होने वाले हैं तो मेरे को खुद को स्टडी करनी पड़ रही है, ठीक है ना। इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो के लिए आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इतना टाइम आप भी निकाल सकते हैं कि लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी बात यार, डेली वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। समझ में, बेल आइकन दबाओगे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है सर की। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सब स्टूडेंट्स को।